आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास, जिसे समटाइम्स हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कब हम उसे सेंटर ऑफ मास कहें और कब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसे डिफाइन कैसे करेंगे? द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज़ दैट पॉइंट ऑन द बॉडी at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated in order to study the motion of the body in accordance with the Newton's law of motion। जब हम किसी रिजिड बॉडी की बात करते हैं या किसी एक्सटेंडेड बॉडी की बात करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी शेप की हो, वी कंसिडर दैट बॉडी इज़ कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसे हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। And according to Newton's third law, that force is equal and opposite. So the net resultant force और इंटरनल फोर्स जो होंगी उस बॉडी की वो ज़ीरो होंगी। तो अगर उस बॉडी को हमें मूव करवाना हो या उस बॉडी को अगर स्टॉप करवाना हो, तो हमें बाहर से एक फोर्स लगानी होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो चलिए बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। मान लो कि कोई एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक रॉड है, और उस रॉड के कुछ पॉइंट्स पे, मान लो यहाँ पर और यहाँ किसी एक पॉइंट पे मुझे फोर्सेस अप्लाई करना है। तो मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ, हर एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो मैं देखूँगा कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये जो रॉड है ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए इधर मूव करेगी। रॉड का जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और लीनियर मोशन होगा, ये स्ट्रेट ऐसे जाएगी। तो अलग अलग पॉइंट्स पर फोर्सेस लगाने के बाद में इसका जो बिहेवियर है, अब मुझे वो देखना है कि बिहेवियर सेकंड सिचुएशन में क्या होता है। फिर से वही रॉड लेते हैं और उस रॉड के कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं फोर्स लगाने जा रहा हूँ। सपोज़ कि मैंने माना कि इस बॉडी का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, और इस सेंटर पे जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो मैंने देखा कि इस बार भी बॉडी का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, यानी कि बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स पे जब फोर्सेस अप्लाई मैंने किया और जो मोशन मुझे ऑब्जर्व हुआ, वही मोशन मुझे सिर्फ एक पॉइंट पे फोर्स लगाने के बाद ऑब्जर्व हुआ। यानी कि ये बॉडी का जो बिहेवियर है, जैसे यहाँ पर था वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स पे फोर्सेस लगाने के बाद जो ऑब्जर्व हुआ वही चीज़ यहाँ पे भी ऑब्जर्व हुई। बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पे मैंने सिंगल फोर्स लगाई है, जिसकी वजह से मुझे सेम मोशन ऑब्जर्व हुआ है, दैट पॉइंट इज़ नथिंग बट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। अगर मैं फोर्स यहाँ अप्लाई करता तो बॉडी इस तरीके से रोटेट करती, अगर मैं फोर्स यहाँ अप्लाई करता तो बॉडी इस तरीके से रोटेट करती। तो ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करते हुए थोड़ी देर बाद मैं इस एक पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि बॉडी का जो मोशन है वो सेम टू सेम वैसी है जैसे प्रीवियस केस में था। तो ये पॉइंट को हम कहेंगे ये होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का वो पॉइंट होता है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद बॉडी लीनियरली एक्सेलरेट होती है, इसके अलावा बॉडी का कोई और मोशन नहीं होगा। ये ना रोटेट करेगी, ना ही कोई और मोशन परफॉर्म करेगी, ये स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करेगी। कब? जब मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे कोई एक फोर्स अप्लाई करता हूँ तब। अब इस केस में हमने देखा कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म बॉडी है, मतलब कि इसका जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है हमने कंसिडर किया कि इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है। कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी हो, फिर चाहे वो डिस्क हो या कोई यूनिफॉर्म रॉड हो, इन बॉडीज़ का जो सेंटर होता है, जो सेंटर ऑफ मास होता है, वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही आता है। बट ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑलवेज सेंटर पे ही होगा। अगर बॉडी डिस्क्रीट है, मान लो कि बॉडी का शेप जो है इर्रेगुलर है और उसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इन दैट सिचुएशन मान लो बॉडी का शेप कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मास की क्वांटिटी ज़्यादा है और इधर मास थोड़ा कम है, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पर नहीं होगा। इस केस में बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ये थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा उस तरफ जिस तरफ मास की क्वांटिटी ज़्यादा है। इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है हर बार बॉडी के अंदर ही रिसाइड करता हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास बॉडी का है। उसी तरह से हमने इस बॉडी में देखा है कि जिधर मास ज़्यादा है बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट कर गया है, एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है।
तो दोनों भी केसेस में बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में बॉडी का सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी भी होता है। जैसे कि एक सेमी सर्कुलर रिंग की एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो मैं इसमें देखूँगा कि अगर बॉडी को मैं बैलेंस करता हूँ, अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बेस्ट ट्रिक यही होती है कि बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करो। जिस पॉइंट पे बॉडी बैलेंस हो जाती है वहीं होता है उसका सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इसको इस फिंगर से बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ तो मैं देखूँगा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ ऑब्टेन होगा। लेकिन क्या यही इसका सेंटर ऑफ मास है? चलिए समझते हैं। अगर इस सेमी सर्कुलर रिंग की पोजीशन मैं बदल दूँ, ऐसे कर दूँ, और फिर अगर इसे बैलेंस करने की कोशिश करूँ सेम पॉइंट पे, तो मैं देखूँगा कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग का पार्ट है, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये गिर जाएगी, ये इस पॉइंट पे बैलेंस नहीं होगी। मतलब कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी पर रिसाइड नहीं कर रहा है। फिर इसका सेंटर ऑफ मास है कहाँ? देखिए, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये किसी एक रिंग का पार्ट है जिसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे आता है। तो इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी यहीं कहीं पर होगा। थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, या एग्जैक्टली सेंटर पर भी हो सकता है। इससे ये समझ में आता है कि किसी भी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी के बिहेवियर को देख के ऐसा लगता है कि मानो उस बॉडी का पूरा मास सिर्फ उस एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हो, और वही पॉइंट होता है उसका सेंटर ऑफ मास। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक बॉटल लेता हूँ और उसे रोटेट करते हुए कुछ इस तरह से हवा में टॉस करता हूँ, तो मैं देखूँगा कि उस बॉटल का जो मोशन है या बॉटल के जितने भी पार्टिकल्स है उनकी मोशन किस तरीके की होती है। अब देखिए, इस केस में मैंने बॉटल को रोटेट करते हुए हवा में इस तरीके से टॉस किया है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉटल का जो मोशन है वो कुछ इस तरीके का होगा। अब इस बॉटल के कुछ अगर डिफरेंट पार्टिकल्स की मोशन को मैं स्टडी करने बैठूँ तो मैं देखूँगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है ये बात। अगर इस पार्टिकल की मैं बात करूँ तो ये पार्टिकल अभी यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, और फिर यहाँ पहुँच गया। मान लो कि ये बॉटल जो है ये घूमते हुए रोटेट करते हुए ऐसे जा रही है, तो इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कहीं ना कहीं इस तरीके का होगा। अगर मैं किसी दूसरे पार्टिकल की बात करूँ तो उसका मोशन भी लाइक दिस ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अगर मैं इस बॉटल के सेंटर ऑफ मास पे गौर करता हूँ, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो इसका मोशन देखिए कैसा है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बॉडी के इस जगह पे है, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, यानी थ्रू आउट द मोशन ये जो है पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। सेंटर ऑफ मास जो है इस बॉडी का वो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स के मोशन को अगर स्टडी करना हो तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से उसको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ तो वो मोशन उनकी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होगा। बट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से हम अदर पार्टिकल्स जो होते हैं बॉडी के उनकी मोशन को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को देख लेते हैं कि वो कहाँ पर है, किस जगह कैसी मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस केस में तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, और अगर इसको मैं एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखूँ तो इसकी पोजीशन मैं पता कर सकता हूँ सेंटर ऑफ मास की कहाँ पे है। अगर मैं देखूँ कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में देखूँ तो इसका वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो यू एक्स होगा। इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो मिल गई है। और वाई के अलॉन्ग अगर देखूँ तो वाई इक्वल टू हो जाएगा इसका यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वाई पोजीशन होगी इसकी, मतलब एक्स और वाई दोनों भी कोऑर्डिनेट्स इसके मिल गए, तो इसकी लोकेशन तो हमको पता चल गई है सेंटर ऑफ मास की क्या है। इसी तरीके से रिलेटिविटी के कंसेप्ट लगा के अगर हमको अदर पार्टिकल्स का वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर पता हो तो रिलेटिविटी के कंसेप्ट से हम उनकी मोशन को भी स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो अ मोशन ऑफ अ व्हील, कोई एक पहिया है, ये एक व्हील है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो इसका जो मोशन है वो रोलिंग मोशन है और इस डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। ये उसका रोटेशनल मोशन हो गया और इस डायरेक्शन में उसका लीनियर मोशन हो गया। तो अगर मैं इसके डिफरेंट पार्टिकल्स की बात करूँ, इस पार्टिकल की या इस पार्टिकल की, तो इनका जो मोशन होगा उसी तरीके से जैसा कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, लेकिन अगर इस सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इसकी जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन ही होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास घूम नहीं रहा है, सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाता हूँ तो मेरी लोकेशन तो स्पेसिफाई हो रही है, मेरी मोशन क्या है वो तो पता चल रहा है। तो मेरी रिस्पेक्ट से जो अदर पार्टिकल्स है उस व्हील के, मैं उनकी मोशन को स्टडी कर सकता हूँ। और जब हम
मोशन की बात करते हैं तो किसी भी बॉडी का मोशन कब होता है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जो फोर्स अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हम देखते हैं फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जब बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो सीधी सी बात है कि उसका मोमेंटम भी चेंज होगा, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम भी मास इंटू वेलोसिटी होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं इन सब की मोशन को अगर मैं स्टडी करने जाऊँ तो इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं, तो ये तो रोटेट कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी होगी ओमेगा, और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फ़ा। ओमेगा और अल्फ़ा इनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूँ, जिसका मोशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, वो तो लीनियरली आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी जो होगी लीनियर वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन जो होगा वो लीनियर एक्सेलरेशन होगा। तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं या मोमेंटम की बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, और जो वेलोसिटी होती है मोमेंटम में वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। तो मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि मैकेनिक्स की जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। आई होप कि इतने डिस्कशन के बाद आपको समझ आ गया होगा कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली होता क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। देखिए इस केस में क्या होता है कि पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है इन दी एक्स वाई प्लेन, जिसमें मैंने दो पार्टिकल लिया है। पहला पार्टिकल है m1 और दूसरा पार्टिकल है m2। पार्टिकल m1 के जो x और y कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, और पार्टिकल m2 के जो x और y कोऑर्डिनेट है वो है x2 एंड y2। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 क्या होने वाला है। पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 होगा r1 वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 बन जाएगा r2 वेक्टर। तो इन सिस्टम का, इन दोनों पार्टिकल के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास रिसाइड करेगा इनके सेंटर में, इस लाइन के अलॉन्ग दोनों मासेस के बीच में। यहाँ C से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, और इसके जो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेंगे वो x और y रहेंगे। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा r बार। तो इसके लिए फार्मूला कैसे ऑब्टेन करें, फार्मूला इसका बनेगा कि r बार सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या होगा इसका m1 प्लस m2। तो ये तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बन गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास के x और y कोऑर्डिनेट क्या होने, उसके लिए फार्मूला क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, एंड y कोऑर्डिनेट y सेंटर ऑफ मास होगा इसका इसी तरह से जैसा कि m1 x1 मिली है हमने, वैसे हम m1 y1 मिलेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ये तो हो गया ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल इन्वॉल्व है। इफ़ देयर आर n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स गिवन इन द सिस्टम, तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा। तो उसके लिए भी सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वो इसी तरीके से बनेगी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू प्लस mn xn डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास क्या होगा, पहले पार्टिकल का m1 देन m2 देन प्लस अप टू प्लस mn, और इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं सिग्मा का यूज़ करके कि x सेंटर ऑफ मास होगा अलजेब्रिक सम ऑफ, यानी कि सिग्मा समेशन ऑफ mi ri, वेयर i वरीज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय टोटल मास, जिसको हम कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू होगा कि 1/m समेशन mi ri, वेयर i वरीज फ्रॉम 1 to n। सॉरी यहाँ पे बार होगा, वेक्टर लिखना मैं भूल गया था। चलिए देखते हैं हल्की फुल्की एक दो एग्जांपल्स करके देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम का कहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे एक मास गिवन है मेरे पास में m1, और यहाँ पे एक दूसरा मास गिवन है m2, और दोनों भी मासेस x एक्सिस के अलॉन्ग में है, तो y कोऑर्डिनेट तो इसके कुछ निकलने नहीं वाले, एंड बोथ द मासेस आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। अगर ये दोनों मासेस सेम है तो हम गेस कर सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही आएगा।
बट मैथमेटिकली हम इसको कैसे ऑब्टेन करें? तो सबसे पहले हमको करना क्या है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेने वाले हैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन डिसाइड करना पड़ता है। अब उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं पर भी डिसाइड कर सकते हो। आप चाहो तो इस मास के ऊपर सिस्टम का ओरिजिन डिसाइड कर लो, या इस M2 पर भी आप डिसाइड कर सकते हो, या कहीं पर भी ले लो, इधर उधर कहीं पर भी आप ओरिजिन को सिलेक्ट कर सकते हो। बट फॉर आवर कन्वीनियंस मैं M1 पे ओरिजिन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में। तो इसके M के जो मास है, M1 मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 0 हो गया और वाई तो इसका कोऑर्डिनेट है ही नहीं यहाँ पे। बट इसके अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ से ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? टोटल डिस्टेंस d गिवन है, मतलब कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हो गया d, और y कोऑर्डिनेट तो इसका है ही नहीं तो वो हो गया 0। और जैसा कि हमारे पास एक फार्मूला है x कोऑर्डिनेट निकालने के सेंटर ऑफ मास के, तो वो क्या होगा m1x1 प्लस m2x2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। इसमें वैल्यूज़ रख दो। वैल्यूज़ रखने पर हम देखेंगे कि m1 का मास m है इनटू इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, प्लस दूसरे का मास भी सेम टू सेम है तो यहाँ आएगा m इनटू x कोऑर्डिनेट इसका कितना है d डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m। तो होगा क्या? तो ये तो हो गया 0 प्लस ऊपर आ गया md डिवाइडेड बाय ट्वाइस m कैंसिल कर दो, कितना बचता है d/2, मतलब कि हाफ ऑफ d। जो डिस्टेंस गिवन है उसका आधा, यहाँ से यहाँ तक d है तो उसका आधा कितना होगा, हाफ कितना होगा यहाँ पे, मतलब कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी 2 मासेस गिवन है और ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है। इसके भी वाई कोऑर्डिनेट तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, बट यहाँ मासेस जो है एक 2 kg का है और दूसरा मास जो है वो 6 kg का है, और दोनों मासेस के बीच जो डिस्टेंस दे रखा है वो है 4 मीटर का। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अब जबकि मासेस अलग अलग हैं तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिधर मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट करेगा। अब इस केस में तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का एग्जैक्टली सेंटर में तो नहीं आने वाला, तो ऑब्वियस थिंग है कि जिधर मास ज़्यादा है 6 kg, सेंटर ऑफ मास उधर को थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। बट सेंटर ऑफ मास ऑब्टेन करने के लिए कंडीशन क्या है कि हमको सबसे पहले ओरिजिन सेलेक्ट करना होता है। तो ओरिजिन कहाँ पे लो? जैसे लास्ट टाइम हमने किया वैसे ही ओरिजिन इस बार भी हम M1 पे सिलेक्ट कर लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में। तो ये ओरिजिन अगर यहाँ पे आ गया तो इस M1 मास के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या होंगे? हमको पता है कि y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है और x कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ओरिजिन हम M1 मास के ऊपर सिलेक्ट कर चुके हैं। अब इसके बाद अगर बात करते हैं इस मास की, तो इसके x और y कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? तो y कोऑर्डिनेट इसका भी 0 होगा, बट व्हाट अबाउट x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट इसका होगा ओरिजिन से इस मास का डिस्टेंस। तो ओरिजिन से इस मास का डिस्टेंस कितना है? उतना ही जितना दे रखा है 4 मीटर, तो ये हो गया 40। अब इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है? दे रखा है कि x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। अब इस केस में हमको क्या करना है कि सीधे सीधे वैल्यू रखना है और देखना है कि भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है। पहले का मास है 2 kg, तो 2 इंटू डिस्टेंस कितना है x कोऑर्डिनेट उसका 0, प्लस दूसरे का मास है 6 kg इंटू डिस्टेंस कितना है उसका 4, डिवाइडेड बाय टोटल मास। पहले का मास है 2 kg प्लस दूसरे का मास है 6 kg, तो ये हो गया 0। तो 0 को लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, 6 4 24 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 कितना होता है 8। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 3 क्या डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए वो मीटर में लेंगे। मतलब कि जहाँ हमने ओरिजिन सेलेक्ट किया है यहाँ से इस डायरेक्शन में हमको देखना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रिसाइड करेगा। अगर आप ओरिजिन यहाँ पे लेते तो आपको इस डायरेक्शन में देखना होता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रिसाइड करेगा। अगर यहाँ ओरिजिन लेते हो तो इस केस में आंसर हमारा 3 नहीं, इस केस में हो सकता है आंसर हमारा 1 मीटर का आएगा। तो हमने तो देखा कि यहाँ पे 3 मीटर का है क्योंकि ओरिजिन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर है। एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पोजीशन अगर देखते हैं तो 2 मीटर्स होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ पे 3 मीटर्स पे होगा, यहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस। आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज सेंटर ऑफ मास की आपको दिखा दूँ, कि जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि m1 r1 इज इक्वल्स टू होता है m2 r2 के। मान लो कि एक मास यहाँ दे रखा है m और दूसरा मास यहाँ पे दे रखा है, एक छोटा मास है और एक बड़ा मास है, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस दे रखा है d। तो हमको पता है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा
वो किस तरफ होगा, जिधर मास हैवी है, बड़ा मास इधर है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से थोड़ा शिफ्ट होगी इसकी तरफ चला जाएगा। तो हमको क्या देखना है कि यहाँ से अगर ओरिजिन में यहाँ डिसाइड करता हूँ तो यहाँ से देखना है कि इसका जो डिस्टेंस है कितना है, r1 का डिस्टेंस मैंने लिया है, m1 मास का डिस्टेंस r1 है और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो r2 है। तो इसमें करना क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं पहले, m1 r1 इज इक्वल्स टू होता है इन दोनों का प्रोडक्ट m2 r2। तो जहाँ पे मास कम है वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है और जहाँ पे मास ज़्यादा है वहाँ पे ये डिस्टेंस कम है। तो कुल मिला के इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एक दूसरे के इक्वल ही होगा और इनकी जो प्रोपोर्शनलिटी है वो इन्वर्स बनती है। जैसा कि m1 और ये आ गया इधर तो हो गया डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल्स टू r2 बाय r1। यहाँ से हमको पता चलता है कि अगर r1 ज़्यादा है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो m1 कम होगा और अगर r2 कम है, r2 अगर कम है तो उसका जो मास है वो ज़्यादा होगा। इन दोनों की इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी बनेगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ केसेस में इसका एप्लीकेशन भी हमको देखने को मिलेगा। सारी एग्जांपल्स के बीच में हम m1 r1 इक्वल टू m2 r2 तो लगा नहीं सकते, लेकिन कुछ केसेस में इसको अप्लाई हम ज़रूर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। और सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी थी वो है समेशन ऑफ mi ri इज इक्वल्स टू होता है 0। अगर कोई एक सिस्टम है, सपोज़ करो कि दो बॉडी का एक सिस्टम है m1 और m2 और हमने क्या किया, सपोज़ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर में इसके आ रहा है और अगर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन मैं सेंटर पे मान लेता हूँ, ओरिजिन अगर मैं यहाँ पे इस सेंटर ऑफ मास पे अगर ले लेता हूँ तो यहाँ से जितने भी मासेस के जो मोमेंट होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। तो यानी कि ये हो गया mi ri इज इक्वल्स टू 0, यानी कि m1 r1 अगर मैं देखता तो भी 0 होता है, m2 r2 अगर देखता तो भी 0 होता है और सारे पार्टिकल्स का अगर समेशन मैं देखता हूँ mi ri इज इक्वल्स टू 0। यानी किसी बॉडी में, किसी एक सिस्टम में, उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे मैं ओरिजिन अगर कंसिडर कर लेता हूँ तो उसके बाद में वहाँ से जो भी मास है उसका जो डिस्टेंस होगा वो 0 ही कंसिडर किया जाएगा। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें एक पार्टिकल है जिसका मास m है और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 3m है और दोनों के बीच का जो लेंथ है वो है l, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है वो है l। अब हम गेस कर सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रिसाइड करेगा। जिधर हैवियर मास है सेंटर से उधर को ये थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। तो मान लो कि अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से मैं x ले लूँ, सेंटर ऑफ मास से इस बॉडी के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो x है, तो जो रिमेनिंग लेंथ होंगी वो कितनी होंगी, यहाँ से सेंटर ऑफ मास से, जो हमारा कंसिडर्ड सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से इस मास का डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल लेंथ माइनस ये लेंथ l माइनस x। तो देखना यह है कि क्या इस केस में मैं वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। चलिए देखते हैं। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ रखने जा रहे हैं। पहले का मास, पहली बॉडी का मास अगर मैं देखूँ तो यह है 3m इंटू r1 क्या है, डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से पहली बॉडी का डिस्टेंस, पहले पार्टिकल का डिस्टेंस, और वो कितना है x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरे का मास कितना है m मल्टीप्लाइड बाय इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है l माइनस x। अब दोनों तरफ अगर हम देखते हैं तो वैल्यूज़ होती है 3mx इज इक्वल्स टू m इंटू l माइनस x। यहाँ से mm गया, फिर बचा है 3x इज इक्वल्स टू l माइनस x। तो 3x और ये x को अगर इस साइड लेके आता हो तो ये निगेटिव x हो जाएगा, पॉजिटिव x इज इक्वल्स टू l, और ये हो गया 4x इज इक्वल्स टू l एंड देयर फोर x इज इक्वल्स टू हो गया l बाय 4, यानी 1/4 ऑफ l। तो x जो है ये डिस्टेंस कितना है 1/4 ऑफ l, यानी कि ये पूरी लाइन का 1/4 पार्ट। अगर यहाँ से यहाँ तक ये आधा है और यहाँ से यहाँ तक ये 1/4 है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास बॉडी का l बाय 4 यहाँ पे रिसाइड करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दे रखा है 4 इक्वल मासेस m lie at the corners of a rectangle of width a and length b. Find where is the center of mass. इसमें देखना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। ये जो साइड है इसकी लेंथ दे रखा है उसने a है, और ये जो है इसकी साइड की लेंथ दे रखा है उसने कि b है। 4 मासेस है m1 m2 m3 m4 और सबका मास सेम है और ये रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं।
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे। ओरिजिन मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे m1 क्यूब। m1 पे अगर मैं ओरिजिन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y दोनों कोऑर्डिनेट इसके 0 हो गए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ये है x एक्सिस के अलॉन्ग में ये वाला मास, तो 0 से मतलब ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, b है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया b, और y कोऑर्डिनेट तो इसका है ही नहीं क्योंकि ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये हो गया 0। अब अगर m3 की बात करें, इसके कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम देखेंगे कि ये m3 जो है यहाँ से यहाँ तक इसका x कोऑर्डिनेट है और यहाँ से यहाँ तक इसका जो है y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट इसका होगा b और y कोऑर्डिनेट होगा उसका a। और m4 की अगर बात करें तो m4 के कोऑर्डिनेट क्या बनने वाले हैं, तो ये तो ओरिजिन पर है तो x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट होगा जितने डिस्टेंस y एक्सिस के अलॉन्ग इसने गेन किया है, मतलब इस साइड की लेंथ जो कि हो गई a। तो इनके कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए हैं। अब लगाते हैं सीधे सीधे फार्मूला। तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट देखेंगे सेंटर ऑफ मास के, फिर देखेंगे कि y कोऑर्डिनेट इसके क्या होते हैं। तो x कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो x सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, 4 मासेस हैं यहाँ पे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब वैल्यूज रख देते हैं इसकी, सबके मासेस इक्वल है, मतलब कि m1 m2 m3 m4 सबका मासेस m ही होगा। तो पहले अगर इसकी बात करें तो पहले का मास m इंटू x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, इसका डिस्टेंस तो 0 है तो ये होगा 0 प्लस दूसरे का मास m इंटू इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से b है, मतलब कि इसका x कोऑर्डिनेट b है, प्लस m3 तो m3 का मास m और इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट देखते हो ये भी b है, प्लस m4 की अगर बात करें तो इसका मास m और इसका जो x कोऑर्डिनेट वो है 0 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि m प्लस m प्लस m प्लस m विच इज़ इक्वल टू ये हो गया 0। और यहाँ पर देखो यहाँ सब जगह m m m है तो m को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ m को कॉमन तो ब्रैकेट में क्या रहेगा b प्लस b, तो ये हो गया b प्लस b, ये क्वांटिटी तो यहाँ पे 0 हो गई है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना होता है 4m, तो m से m गया, कितना बचता है यहाँ पे ट्वाइस b बाय 4 यानी कि 1 2 1 2 2 2 4 हो गया है b बाय 2 यानी कि हाफ ऑफ b, यानी कि x एक्सिस के अलावा अगर मैं देखता हूँ तो b का आधा, मतलब कि यहाँ पे एक लोकेशन तो इसकी मिल गई है। अब देखते हैं y कोऑर्डिनेट इसका क्या होने वाला है। सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू फिर से वही m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड प्लस m4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे मासेस जो भी लेने वाले हैं उनके साथ उनके y कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। तो पहले का मास है m इंटू पहले का y कोऑर्डिनेट था 0 प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का y कोऑर्डिनेट 0, तीसरे का मास एंड y कोऑर्डिनेट है उसका a और चौथे का मास और y कोऑर्डिनेट है उसका a एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि होता है 4m। यहाँ पे भी m हम कॉमन ले सकते हैं, ये तो होगी क्वांटिटी 0, ये भी हो गया 0, तो m अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में बच जाता है a प्लस a डिवाइडेड बाय 4m। m गेट कैंसिल हो गया है ट्वाइस a बाय 4, इसको कैंसिल करो आंसर आता है a बाय 2। यानी कि हमने देखा यहाँ पे आया था हाफ ऑफ b और यहाँ पे आया है हाफ ऑफ a। तो अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट करूँ तो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन मुझे मिलती है एग्जैक्टली इस रेक्टेंगल के सेंटर पे सेंटर ऑफ मास रिसाइड इसका करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 masses of 2 kg, 4 kg and 6 kg placed at each corner of equilateral triangle of side 1 meter, find the center of mass। इस केस में हम देखेंगे कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों कॉर्नर्स पे 3 मासेस सिचुएटेड है, जिसमें m1 है 2 kg, m2 है 4 kg और m3 है 6 kg। अब इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रिसाइड करेगा वो देखने के लिए सबसे पहले हमको इसके x और y कोऑर्डिनेट पता करने होंगे कि m1, m2 और m3 के x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो x और y कोऑर्डिनेट
फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओरिजिन डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे रखना है। तो मैं अपने कन्वीनियंसी के लिए M1 पे ओरिजिन मान के चलता हूँ। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और यहाँ मैं मान लूँगा मेरा वाई एक्सिस। ये हो गया। अब देखिए, चूँकि ओरिजिन मैंने M1 पे कंसिडर किया है इसलिए यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0 0। तो M2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? M2 जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट है मतलब ओरिजिन से लेके M2 का जो डिस्टेंस है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया उसका 1 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0। लेकिन अगर M3 की बात करें तो M3 के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो मैं देखूँगा कि यहाँ पर इसकी एक्स वैल्यू मिल रही है बट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितना 1 मीटर का है और M3 जो है इसके सेंटर में आ रहा है, इसलिए इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1/2। अब रही बात वाई कोऑर्डिनेट की कि M3 का वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करूँगा, या अगर राइट एंगल ट्राइंगल का मैं यूज़ करूँ तो पाइथागोरस से मैं इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर सकता हूँ। अब हमको पता है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियस थिंग है कि यहाँ पे बनने वाले जो एंगल्स है वो सारे के सारे 60 डिग्री के होंगे, सबके सब 60 डिग्री के होंगे। तो हमको क्या करना है तो सीधे साइन 60 निकालूंगा मैं यहाँ पे। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन 60 कितना होता है इस एंगल का? अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम इसको h कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट है। ये h बाय 1, क्योंकि साइड जो है साइड की वैल्यू 1 दे रखी है, इसलिए h इज इक्वल्स टू हो गया साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री कितना होता है? ये होता है √3/2, यानी इस M3 का जो y कोऑर्डिनेट है वो हो गया √3/2। अब तो हो गया सिंपल। अब सिंपली क्या करना है, इसके x और y कोऑर्डिनेट को पता करना है सेंटर ऑफ मास के। तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो है x सेंटर ऑफ मास M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि होगा M1 प्लस M2 प्लस M3। नाउ पुट द वैल्यूज़, और वैल्यूज़ पुट अप करेंगे। पहला मास है 2 kg और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है? इसका डिस्टेंस यहाँ पे तो 0 है तो इसलिए होगा 2 × 0 प्लस सेकंड मास 4 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 1 प्लस थर्ड मास 6 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट हाफ यानी कि 1/2 और टोटल मास देंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 यानी 2 + 4 + 6 होता है 2 + 4 + 6 विच इज़ इक्वल टू, ये तो हो गया 0 तो 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 × 1 = 4 प्लस ये 2 से 6 कट गया हो गया 3, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 12, यानी 4 + 3 होता है 7 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का वो मिल गया है मुझे 7/12। चलो अब देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट इसका क्या होना चाहिए। y कोऑर्डिनेट के लिए हम देखेंगे सेम टू सेम फार्मूला, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। नाउ पुट द वैल्यूज़। पहला मास है 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस सेकंड मास 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट अगेन 0 प्लस थर्ड मास 6 इंटू वाई कोऑर्डिनेट है √3/2 एंड होल डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि है 12। अब ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 + 0 तो 0 रहने वाला है। ये 2 से 6 कट गया तो हो गया 3, तो आंसर आता है 3√3/12। 3 से अगेन 12 कटता है, 3 4 = 12 तो हो गया √3/4, यानी कि y कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का वो मुझे मिल गया है √3/4। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के x और y, सेंटर ऑफ मास के x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहला मिल गया है मुझे 7/12 और सेकंड मिल गया है √3/4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इक्विलैटरल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है, बट डिफरेंस इतना है कि हमने इससे पहले सेंटर ऑफ मास पता किया है, बट इस केस में सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है यानी कि उसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है
इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे 3 मासेस रखे हुए हैं। मास ए की वैल्यू 1 kg है, मास बी की वैल्यू 2 kg है। कॉर्नर सी पे जो मास रखा हुआ है उसकी वैल्यू हमको पता करनी है कि उसका मास कितना होगा, जबकि उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट भी गिवन है 3/5। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है ए बी सी, ये 3 वर्टाइसेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल के, जिसमें ए पर जो पॉइंट रखा हुआ है, जो मास रखा है, उसका वेट है 1 kg, बी का है 2 kg और सी का हमको पता करना है। यानी कि इस मास की वैल्यू को हमको पता करना है। सबके कोऑर्डिनेट्स दिए रखे हैं, सेंटर ऑफ मास के भी दिए रखे हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि ये मास जो यहाँ रखा हुआ है, अगर मैं मान लूँ कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो मुझे इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पता करना होगा। तो चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ मास के फार्मूले से कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास जो होगा m1 प्लस m2 प्लस m3। अभी देखिए x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो गिवन है, जो कि है 3/5। हम चाहे तो y भी निकाल के देख सकते हैं, x हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, इसलिए मैं x फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ। आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। जो वैल्यू y की रिस्पेक्ट से आएंगी वही वैल्यू x की रिस्पेक्ट से भी आने वाली है। तो x कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि है 3/5 विच इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट मास 1 kg इंटू एक्स कोऑर्डिनेट उसका 1 है, दे रखा है यहाँ पे 1 उसका मास है और 1 उसका एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पे 2 मास है और 4 एक्स कोऑर्डिनेट, तो सेकंड मास 2 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4 प्लस थर्ड मास तो हमको पता करना है, बट इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 है डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास यानी कि m1, फर्स्ट मास कितना है 1 kg प्लस 2 kg प्लस और एक अननोन क्वांटिटी m जिसको हमको पता करना है 3/5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 4 8, m इंटू -3 होता है -3m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 हो गया 3 प्लस m। अब क्या करना है, इसकी पहले एडिशन कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 3/5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 हो गया 9 माइनस 3/3m अपॉन 3 प्लस m। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसा मैथमेटिक्स में ऑलवेज करते हैं वैसे ही करना है। तो ये हो गया 3 इंटू 3 प्लस m इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 माइनस 3m। तो ये हो गया 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू m हो गया 3m इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 होता 45 माइनस 15m। यहाँ पे 3m माइनस 15 इधर जाएगा इक्वालिटी की साइड में तो हो जाएगा प्लस 15। यहाँ 45 पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, 9 को इधर लेके आ तो 9 पॉजिटिव को इधर जाके निगेटिव हो जाएगा -9। फिर क्या होगा 3m प्लस 15m होता है 18m इज इक्वल्स टू 45 माइनस 9 होता है 36 एंड देयरफॉर m इज इक्वल्स टू हुआ 36 ओवर 18 यानी कि 2। तो मास की वैल्यू आ गई है 2 kg। तो ये जो मास है m इज इक्वल्स टू 2 किलोग्राम। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।